तो अभी हम लोगों ने हाफ वेव और फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के अक्रॉस एक शंट कैपेसिटर लगा करके, शंट कैपेसिटर फिल्टर लगा करके हमने देखा कि क्या उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब हम यहाँ पे एक सीरीज इंडक्टर फिल्टर लगा करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होता है। किस तरह से हम आउटपुट में रिपल को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आउटपुट को स्मूदन बना सकते हैं और प्योर डीसी के तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर में आप सबसे पहले देखिए हाफ वेव विथ सीरीज इंडक्टर फिल्टर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लगाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ वेव विथ सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे ये फुल वेव है हमारा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एसी इनपुट हो जाएंगे, एसी इनपुट, और यहां भी एसी इनपुट। तो ये हमारा क्या है, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर विथ फिल्टर, विथ फिल्टर। कौन सा फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर से हमने बनाया है। और हाफ वेव मैंने बनाया है, दोनों एक ही जगह पे बना दिया है। अब वेव फॉर्म मैंने फुल वेव का बनाया है, हाफ वेव का भी आप बना करके देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से बनेगा। पाई से 2 पाई में हम लोग वहां पे कोई वेव फॉर्म नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो विदाउट फिल्टर आउटपुट है, और जो रेड कलर से देख रहे हैं वो विद फिल्टर आउटपुट है। दोनों में आप कंपेयर करके देखिए, रिपल आपका रेड कलर वाले में कम है। अब क्यों कम हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि इस अरेंजमेंट में हम एक हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द रेक्टिफायर एलिमेंट एंड लोड। इस रेक्टिफायर एलिमेंट, डायोड इज ए रेक्टिफायर एलिमेंट एंड लोड रेसिस्टेंस हियर। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है। उसके बाद द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ इंडक्टर फिल्टर डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसका फिल्टरिंग एक्शन कैसे होगा, जैसे कैपेसिटर का फिल्टरिंग एक्शन कैसे हुआ था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्ज हुआ था फास्टली और वो स्लोली क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन यहां पर जो फिल्टरिंग एक्शन होगा इंडक्टर के द्वारा वो कैसे होगा, तो वो अपोजिंग प्रॉपर्टी के द्वारा होगा। आप जानते हैं ना, इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब इंडक्टर जो है वो सडन चेंज, अगर करंट मेरा सडन चेंज हो रहा है वो उसको रोकेगा। सडन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, करंट में सडन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं ना, सडन फ्लक्चुएशन होता है तो बहुत सारे अप्लायंसेस मेरे खराब हो जाते हैं, फैन का कॉइल जल जाता है, ठीक है ना, बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। तो सडन चेंज को कंट्रोल करता है इंडक्टर। आप ट्रिपल ई में पढ़ के आए होंगे, इसमें आप BEE में पढ़ के आए होंगे, या बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पढ़ के आए होंगे कि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है और कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है एक इंडक्टर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इंडक्टर फिल्टर का क्या फंक्शन है, इंडक्टर फिल्टर का फंक्शन हम उसके इंपिडेंस के हिसाब से देंगे, हम उसके प्रतिरोध के हिसाब से देंगे। कहता क्या है कि इंपिडेंस जो होगा है ना, इंडक्टर के द्वारा जो इंपिडेंस उत्पन्न होगा वो एसी कंपोनेंट पर क्या होगा हमारा बहुत हाई होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडक्टर किसको पास करता है और किसको पास नहीं होने देता है। एसी कंपोनेंट को पास नहीं होने देगा और डीसी कंपोनेंट को इजीली पास होने देगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस जो होता है XL, दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल, और अगर हम इसका इंपिडेंस निकाले ZL, देन दिस इज इक्वल टू 0 प्लस J ओमेगा एल, 0 प्लस
जे ओमेगा एल, ये इसका क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। एंड दिस जेड एल इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि कोई रेसिस्टिव कंपोनेंट नहीं है, जे 2 पाई एफ एल। अब डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी करंट वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। 0 फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ZL कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डीसी को तो ये आराम से पास करेगा, प्रतिरोध 0 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जो प्रतिरोध हो गया वो 0 हो गया। इंडक्टर के द्वारा डीसी को एकदम बोला गया कि तुम मेरे अंदर से पास कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टरबेंस। लेकिन एसी का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम एसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहां पुट करेंगे तो प्रतिरोध मिलेगा हमको, प्रतिरोध मिलेगा तो पास नहीं करेगा वो। तो यही चीज बोल रहा है कि एसी करंट के लिए, एसी कंपोनेंट के लिए आउटपुट जो हमको रेक्टिफायर से आउटपुट मिला उसमें एसी कंपोनेंट भी है डीसी कंपोनेंट के साथ साथ। तो इंडक्टर फिल्टर जो है वो एसी कंपोनेंट को हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा और डीसी को आराम से पास करने देगा। तो आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट में तुमको ज्यादा डीसी कंपोनेंट मिलेगा, एसी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको इंडक्टर जो होगा वो अपोज करेगा पास करने में, ठीक है। तो ये हमारा होता है। और इसके कारण से क्या होता है कि जितना अपोज करेगा इंडक्टर एसी को पास होने देने से, उतना ही कम रिपल मिलेगा हमको, रिपल हमको कम मिलेगा। आप देख रहे हैं रिपल कम हो गया, पहले रिपल इतना था पूरा, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिपलिंग, रिपल हो रहा है इसके अंदर। और अब रिपल का अमाउंट क्या हो गया, कम। जितना कम रिपल होगा उतना ही हमको डीसी मिलता जाएगा। तो आइडियल केस में रिपल बिल्कुल हम 0 मान लेंगे तो हमारा प्योर डीसी इसके अंदर मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, इंडक्टिव फिल्टर, सीरीज इंडक्टिव फिल्टर। याद रखना है इंडक्टर हमेशा सीरीज में लगेगा, किसके, तो सीरीज में लगेगा किसके, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट, रेक्टिफायर कंपोनेंट के। और कैपेसिटर हमेशा कहां लगता है, शंट में लगता है रेक्टिफायर कंपोनेंट के, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। चलिए तो थर्ड टाइप का जो फिल्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एलसी फिल्टर। इसको चॉक इनपुट फिल्टर बोला जाता है या फिर इसको एल सेक्शन फिल्टर भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। इसको ध्यान देंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको या तो एलसी फिल्टर बोला जाएगा या चॉक इनपुट फिल्टर बोला जाएगा या फिर इसको एल सेक्शन फिल्टर बोला जाएगा। इसका तीसरा नाम एल सेक्शन फिल्टर है, यहां पे मैंने कहीं पे मेंशन किया है, यहां देखिए मेंशन किया है चॉक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आपने क्या देखा, इससे पहले अभी आपने एक शंट कैपेसिटर फिल्टर देखा और आपने क्या देखा, आपने सीरीज इंडक्टर फिल्टर देखा। लेकिन दोनों फिल्टर जो है सेपरेटली अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। क्यों इकोनॉमिकल नहीं होगा, इस बात को मैंने वहां पे लिखा है कि ए सीरीज इंडक्टर रिड्यूसेस पीक एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहला तो डिमेरिट यही है। आप वेवफॉर्म देखिए, वेवफॉर्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका इफेक्टिव वैल्यू जो कि आरएमएस वैल्यू होता है और एवरेज डीसी वैल्यू रिड्यूस हो गया, जबकि रिड्यूस नहीं होना चाहिए था। दूसरा क्या बोल रहा है कि ए शंट कैपेसिटर रिड्यूसेस रिपल वोल्टेज, ये तो अच्छी बात है। पहला तो है कि सीरीज इंडक्टर रिड्यूस किसको कर दिया, ए सीरीज इंडक्टर रिड्यूसेस पिक एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हम सीरीज इंडक्टर यूज करेंगे तो ये पिक वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। दूसरा क्या है कि अगर हम शंट कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो ये रिपल को तो कम कर रहा है, इट इज गुड, रिपल वोल्टेज को कम कर रहा है, लेकिन ये डायोड करंट को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसको चार्ज होने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए। तो ये करंट को क्या करेगा, है ना, डायोड करंट को इंक्रीज कर देगा। और अगर डायोड करंट को इंक्रीज कर दिया तो डायोड हीटेड हो जाएगा,
डायोड करंट को क्या हुआ, ये डायोड के थ्रू क्या कर रहा है, करंट को ज्यादा तेजी से अपने तरफ ले रहा है, क्योंकि इसको चार्ज होना है, और चार्ज तभी होगा जब डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो करंट किधर से फ्लो होगा, डायोड के थ्रू फ्लो होगा। करंट किधर से फ्लो होगा, डायोड के थ्रू फ्लो होगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें करंट इंक्रीज होगा तो डायोड हीटेड होगा, और डायोड हीटेड होगा तो वो डैमेज हो सकता है। तो यही बात बोला है, शंट कैपेसिटर रिड्यूसेस रिपल वोल्टेज बट increases diode current, due to which it become heated and may get damaged, due to which it become heated and may get damage, heated होगा और डैमेज हो जाएगा। अच्छा, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी कम हो जाएगी, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि इंडक्टर में रिपल जो होता है, रिपल फैक्टर जो होता है, जैसे जैसे लोड इंपिडेंस बढ़ता जाएगा, लोड करंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिपल भी बढ़ता जाएगा। तो रिपल इज डिपेंडिंग अपॉन लोड रेसिस्टेंस एंड लोड करंट, जबकि इंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लोड इंपिडेंस मेरा कम हो रहा है तो रिपल मेरा बढ़ेगा, लोड इंपिडेंस मेरा बढ़ रहा है तो रिपल मेरा घटेगा। तो कुल मिलाकर के शंट कैपेसिटर फिल्टर एंड सीरीज इंडक्टर फिल्टर सेपरेटली यूज करना हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि एक क्या कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा कैपेसिटर फिल्टर, और हमारा जो इंडक्टर फिल्टर है उसमें रिपल जो है वो इंक्रीज हो सकता है अगर लोड हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो। और दूसरी बात ये भी है कि वो पिक वैल्यू और डीसी वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो बिल्कुल याद रखना है कि इंडक्टर फिल्टर का अगर यूज कर रहे हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर का यूज कर रहे हैं, तो रिपल का वैल्यू जो है वो लोड पर डिपेंड करता है। लोड रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल भी हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि अगर हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू को भी कम कर देगा, जबकि ये कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका इकोनॉमिकली यूज नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा चीज कि अगर हम कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर फिल्टर का यूज करते हैं तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में रिपल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर करंट ज्यादा ड्रॉ होगा, और करंट ज्यादा ड्रॉ होगा तो क्या होगा, डायोड हीटेड हो जाएगा और डायोड डैमेज हो सकता है। दूसरी बात क्या कि हमारा ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी भी पुअर हो सकता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, इसलिए दोनों का सेपरेटली यूज करना हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक अनदर टाइप ऑफ फिल्टर डिजाइन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे। हम इसको यूज करेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, हम इसको क्या यूज करें, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो क्या बोल रहा है, हेंस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिपल फैक्टर इज लोअर्ड। हम रिपल फैक्टर को कैपेसिटिव फिल्टर के मदद से लोअर कर देंगे, और डायोड करंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे ये आगे हम बताएंगे। तो हेंस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिपल फैक्टर इज लोअर्ड एंड डायोड करंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। Also, ripple factor made independent of the load resistance and load current। तो हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होगा एल और सी का, वो दो टाइप का होगा। एक कौन सा होगा, चौक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर, और दूसरा कौन होगा हमारा, तो कैपेसिटर इनपुट और पाई फिल्टर। ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम फिलहाल चोक इनपुट और एल सेक्शन फिल्टर का ऑपरेशन का बात कर रहे हैं। ये किसके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हम चौक इनपुट के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, चौक इनपुट फिल्टर के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि L एट द इनपुट साइड, L एट द इनपुट साइड। अब यहां आइए, ये डायग्राम किसका बना हुआ है, चौक इनपुट फिल्टर का डायग्राम है।
यहाँ इनपुट दिया है और यहाँ हमको आउटपुट मिल रहा है, देख रहे हैं रिपल भी कम है और एवरेज वैल्यू भी हमारा क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। एवरेज वैल्यू भी हमारा क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसको समझिएगा, L at the input side of filter, L at the input side of filter readily allow DC to pass, ये DC को अलाउ करेगा पास करने देने में, लेकिन AC को ये रोकेगा। आप जानते हैं ये DC को अलाउ करता है पास करने में, AC को रोकता है। तो DC अगर जाएगा और AC रुकेगा तो रिपल तो अपने आप कम होगा। ठीक है, दूसरा बात और क्या है, आप देखिए कि इसका रिएक्टेंस आप जानते हैं ना क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस कितना होगा, XL, दिस इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा L को 2 पाई FL भी लिख सकते हैं। और इसका रिएक्टेंस कितना है, इसका रिएक्टेंस होता है XC, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, 1/2 पाई FC, इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, ऑल्सो XL इज ग्रेटर देन XC, बिल्कुल XL ग्रेटर देन XC है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अगर यहाँ पे हम लोग देखो ये हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि डिवाइड है 1/this, जबकि ये यहाँ पे है। तो कह रहा है कि ऑल्सो XL is greater than XC due to which only 1% of ripple in output which is negligible, only 1% of ripple is in output। ठीक है ना, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इन एन इंडक्टर रिपल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड रेसिस्टेंस, रिपल हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीज इन लोड रेसिस्टेंस। लेकिन अगर ये मेरा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ये अगर हम मेरा ज्यादा होगा है ना एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये हमारा क्या करेगा, रिपल को है ना ग्रेटर देन XC ड्यू टू विच ओनली 1% ऑफ रिपल इज इन आउटपुट विच इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो अपोज एंड रिड्यूस ऑल्सो XL इज ग्रेटर देन XC, ये बात मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, सेकंड केस क्या बोलता है कि एनी फ्लक्चुएशन remain in the current even after passing through L are largely bypassed around the load by a shunt capacitor as XC is less than RL। ठीक है, देखो इसका जो रिएक्टेंस होता है इसके मुकाबले कम होता है, इसका जो रिएक्टेंस होता है वो RL के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। जो भी करंट यहां से आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन करंट बाईपास हो जाएगा। फ्लक्चुएशन करंट लोड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन करंट जो अगर लोड पे आएगा वो ज्यादा पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, और लोड के ऊपर ज्यादा पावर डिलीवर करेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, इसलिए हम इसको इसी के थ्रू बाईपास कर देते हैं। अब करंट जो आएगा यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा समझना है यहाँ पे आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि L इनपुट फिल्टर रेडली अलाउ DC आउटपुट, और दूसरा क्या बोलता है, मान लो यहां से करंट आया, ठीक है, तो यहां पर करंट जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो उस किस पर हीटिंग इफेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा, जो डायोड इसके अंदर यूज हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहां से करंट डिवाइड हो जाएगा, यहां कहा क्या चला जाएगा, IC, और यहां पे हम मान लेते हैं IL चला जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट में ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो उस फ्लक्चुएशन करंट को ये क्या करेगा, बाईपास कर देगा नीचे। फ्लक्चुएशन करंट को कैपेसिटर क्या होता है, फ्लक्चुएशन करंट को लेता है और उसको क्या करता है, बाईपास कर देता है नीचे। ओनली द सेफ अमाउंट ऑफ करंट विल बी गो इन हियर, और अगर जो विदाउट फ्लक्चुएशन करंट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो एनी फ्लक्चुएशन दैट रिमेन इन द करंट इवन आफ्टर पासिंग थ्रू L, मतलब अगर फ्लक्चुएशन लेकर के L से पास भी कर गया तो कैपेसिटर वहां पे खड़ा है उस फ्लक्चुएटेड करंट को अपने अंदर से पास होने देने के लिए। ठीक है, तो लार्जली बाईपास अराउंड द कैपेसिटर। क्यों ये बाईपास करेगा, आप पूछेंगे सर यही क्यों, क्योंकि ये जो है इसका रिएक्टेंस जो होता है एज कंपेयर टू RL,
हम XC और RL की बात करें तो RL ज्यादा होता है और XC हमारा क्या होता है, कम होता है। तो हमेशा कम प्रतिरोध वाले जगह से करंट पास करेगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन करंट अगर है तो वो इसी के थ्रू क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, उस दिक्कत को हमने इनके कॉम्बिनेशन से क्या किया, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे और वो डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने रेक्टिफायर नहीं बनाया है। अब अगर एग्जाम में अगर आता है तो तुम यहाँ पर सेंटर टेप, फुल वेव सेंटर टेप या हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। मान लो अगर पूछ दिया तो रेक्टिफायर आप लोग बना दीजिएगा। मैंने रेक्टिफायर यहाँ पे नहीं बनाया है। और ये इनपुट है जो कि रेक्टिफायर इनपुट है हमारा, और ये हमारा आउटपुट है। आप देख रहे हैं इसमें रिपल भी कम है और इसका एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, लिखिए इसको। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो फिल्टर सर्किट है उसको हम लोग कैपेसिटर इनपुट और पाई फिल्टर बोलते हैं। इसको पाई फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट क्यों बोला जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ये आप देखिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अगेन यहाँ पे मैंने रेक्टिफायर नहीं बनाया है। ये आपका काम है, एग्जाम में आएगा तो इधर आप रेक्टिफायर बना देंगे। अगर फुल वेव रेक्टिफायर आपको दिखाना होगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप सेंटर टेप रेक्टिफायर दिखा देना, हाफ वेव रेक्टिफायर भी आप दिखा सकते हो। तो मेन जो फिल्टर का सेक्शन है वो यही सेक्शन है हमारा। ठीक है, यहां से हम लोगों ने आउटपुट दिया रेक्टिफायर का V0। आप देखते थे रेक्टिफायर का आउटपुट हमने V0 लिया, और यहाँ फिल्टर का आउटपुट है V0 डैश मैंने दिया है। यहाँ V0 डैश या आप कुछ भी ले सकते हैं, VL भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इनपुट दिया, देखो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट है, और ये हमारा है ना क्या है, आउटपुट मिला है फिल्टर्ड आउटपुट। आप देख रहे हैं ये फिल्टर आउटपुट काफी स्मूथ वे में हमको मिल रहा है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फिल्टर जो है इसमें और इससे पहले वाला जो LC फिल्टर पढ़े हैं उसमें क्या अंतर है। तो आप देखो इसमें यही अंतर है कि इससे पहले जो फिल्टर पढ़े थे उसको हम लोग L सेक्शन बोलते थे। L सेक्शन क्यों बोलते थे, क्योंकि ये उल्टा L था। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। Before L section we are using another capacitor C1। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, एक्स्ट्रा कैपेसिटर यहां लगा हुआ है। अब कैपेसिटर का क्या वर्किंग है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर DC को तो ब्लॉक कर देगा, AC को पास कर देगा। तो AC को पास करेगा तो कोई भी AC इधर नहीं आना चाहिए, आउटपुट में तो AC नहीं होना चाहिए ना, AC कंपोनेंट होगा तो रिपल होगा। ठीक है, तो AC कंपोनेंट को हम यहाँ पे फिल्टर कर लिए, AC कंपोनेंट को यहाँ पे फिल्टर कर लिए। AC को ये पास करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, तो DC इधर चला जाएगा और AC यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें AC होगा प्लस क्या होगा, DC होगा। ठीक है, यहाँ पे तो डिजायर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए डिजायर तो DC है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा तो AC का क्या हो जाएगा, इससे पास करके ग्राउंड में चला जाएगा और DC हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने लगाया है L, हमने क्या लगाया है L। अब देखो L क्या करेगा, L हमारा क्या करेगा, किसको पास करेगा, L इज ओनली पास DC। L है ना, किसको अलाउ करेगा, DC को इजिली पास कर देगा। तो यहां से DC पास हो जाएगा। मान लो समहाउ कुछ AC करंट इधर और आ गया, पूरा का पूरा नहीं नीचे पास कर पाया, तो हमने फिर से यहां पर एक क्या लगा दिया है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया। और आप जानते हैं इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक कर देगा और DC को क्या करेगा, पास करेगा। तो समहाउ अगर AC मैनेज हो गया यहां पर आने के लिए, हालांकि मैंने ये लगा दिया, लेकिन हो सकता है कि सारा कंपोनेंट ना पास करके कुछ कंपोनेंट आगे DC के साथ रह जाए, तो उसके लिए मैंने यहां क्या लगाया, L लगाया। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, L लगा दिया। और आप ये भी जानते हैं कि L जो है वो रिपल को कम करेगा। L किसको कम करेगा, रिपल को कम करेगा। तो L ने और रिपल कम कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो गार्ड बैठाए हुए हैं,
गार्ड किसके लिए बैठाया गया है? एसी के लिए बैठाया गया है। एक गार्ड बोला कि तुमको इधर जाने नहीं देंगे, यहां से तुम इधर जाओ, तो एसी को इधर जाना पड़ा। एसी इधर नहीं जाना चाह रहा था, इधर ग्राउंड में एसी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन यहां से गार्ड ने इसने बोला कि नहीं तुमको इधर ही जाना होगा। कुछ एसी कंपोनेंट चालाक था, मैक्सिमम तो नीचे चला गया ग्राउंड में, लेकिन कुछ चालाक एसी कंपोनेंट छुप छुपा करके डीसी के साथ आगे बढ़ गया, तो एक और गार्ड बैठा दिया यहां। अब ये गार्ड तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा एसी को जाने देने के लिए, तो सीधा का सीधा यहीं बैठा हुआ है। यहां पर तो था कि चलो यहां छुप छुपा के इधर चला गया, और कुछ यहां मैक्सिमम चला गया, लेकिन ये गार्ड डायरेक्टली यहां बैठा हुआ है, ये एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को यहां पे आने देगा। तो अब यहां पर जो छुप करके एसी गया था, अब वो पास नहीं होगा, केवल यहां क्या आएगा? डीसी आएगा। और तीसरा, कैपेसिटर किस चीज को प्रिवेंट करेगा? फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करेगा, करंट फ्लक्चुएशन नहीं होने देगा। कोई भी करंट फ्लक्चुएट होगा उसको अपने अंदर से ग्राउंड में पास कर देगा। तो इस प्रकार से हमको एक स्मूदेन सिग्नल मिलेगा। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा, फ्लक्चुएशन अगर होगा तो हमारा कैसा मिलेगा सिग्नल? फ्लक्चुएशन, मान लो मेरे करंट में फ्लक्चुएशन या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, तो इस तरह का हमको सिग्नल मिलता है। और इसी में फ्लक्चुएशन कम कर देंगे तो ये सिग्नल धीरे 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 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे, यहाँ कम फ्लक्चुएशन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये फ्लक्चुएशन को कम करता है, ये दोनों हमारा एसी को ब्लॉक करता है, आने नहीं देता है। और इस प्रकार से जो डिजायर आउटपुट हमको मिलेगा वो बिल्कुल हमारा स्मूदन टाइप का मिलेगा, स्मूथ टाइप का मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर, है ना। और यू कैन से व्हाट? रेक्टिफायर विथ फिल्टर। अच्छा, एक आरसी दिया हुआ है ना, आरसी दिया हुआ, मैंने लास्ट क्लास में आरसी अलग लिख दिया था, लेकिन वो अलग नहीं है। आरसी गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में आरसी दे दिया है। आरसी हमारा फिल्टर, लोग इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। हमने आरसी फिल्टर को अभी यहाँ पे नहीं देखना है। ये आरसी फिल्टर का यूज लेकिन हम लोग रेक्टिफायर में तो उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको इतना ही देखना है इसमें। तो आरसी को हम लोग सेपरेट करते हैं, हटा के चलते हैं। तो ये आपका टोटल रेक्टिफायर जो है वो खत्म हो गया। अभी जो रेक्टिफायर मैंने पढ़ा है विथ फिल्टर, वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट केवल कैपेसिटर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिलेबस में दिया हुआ। अपने सिलेबस को भी देखते रहिए, इसलिए मैंने बोला है ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट को कि वो अपना रिस्पेक्टिव सिलेबस निकाल के और जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स के फ्रंट पेज पर लगाएं, ताकि आपको वहां से समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उसमें काफी कुछ कॉमन पोर्शन पढ़ाई हो रहा है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक में पढ़ाने से पहले बोल देते हैं, मेंशन कर देते हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे रेक्टिफायर जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेक्टिफायर विथ फिल्टर जो है वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, और किसके लिए? सिविल वालों के लिए, और मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल को केवल उसमें एक फिल्टर पढ़ना है ना, जिसका नाम है कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है ना, शंट कैपेसिटर फिल्टर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को जितने भी फिल्टर मैंने पढ़ाया है उसमें आरसी दे दिया है, तो आरसी के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो लगभग आपने ये देख लिया है, ठीक है ना। तो अब जो हमारा न्यू टॉपिक आएगा उसमें कुछ टॉपिक्स जो है ना लेफ्ट ओवर हो गए, उसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थर्ड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन चल रहा था, है ना। अब थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लीपर एंड क्लैंपर सर्किट, जो कि डायोड के मदद से बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड के मदद से बनाया जाता है। उसके बाद फिर हमको जेनर डायोड पढ़ना है और जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है। तो लगभग मॉड्यूल 1 लगभग सभी लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। मॉड्यूल 1 के बाद जो टॉपिक मॉड्यूल 2, 3 वगैरह में ये सब में आएगा वो उतना ज्यादा लेंदी नहीं जितना ज्यादा ये लेंदी था, उसमें हमको थोड़ा कम समय लगेगा बताने में, ठीक है। चलिए, तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है किसी भी ब्रांच का जो छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हो, सब बताया जाएगा, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें तो अभी मैक्सिमम सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का कवर हुआ, मतलब लगभग समझिए तो 2
मॉड्यूल उनका कवर हो चुका है, कुछ टॉपिक लेफ्ट ओवर है, जैसे जेनर डायोड है ना। उसके बाद आपका जो टॉपिक मैंने अभी बताया आपको क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट है, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए।